हेलो एवरीवन, आई एम राजेश मेघचंद और मैंने एमपीएससी की तैयारी करी 5 साल और 3 साल मुझे यूपीएससी की तैयारी करवाएं। अभी आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उसका नाम है संपत्ति अधिकार की वर्तमान स्थिति। वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित सात मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था, है ना, जो अनुच्छेद 19 से 1(4) एवं अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19 से 1(4) प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने और उसका रखने और निपटने की गारंटी देता है, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उसे अपने संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें यहाँ व्यवस्था के बिना विधि सम्मत कानून के कोई संपत्ति का अधिकार नहीं जताएगा। यहाँ राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण करने के 2 शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है ना। वो इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और दूसरा कि इसका हर्जाना क्षतिपूर्ति इसके मालिक को दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवाद में रहा था, क्योंकि इस कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, है ना। इस पर कई सारे कानून संशोधन हुए, जिसमें कि पहला, चौथा, 7वां, फिर 25वां, फिर 39वां, फिर 44वां एवं 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इन संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 का में 31 खा में और 31 गाँव को जोड़ा गया था। समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर इस विवाद अधिकार के संबंध में को कम किया गया। इनमें से अधिकतर मामलों में निजी संपत्ति के अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में थे। इस प्रकार 44वें संविधान संशोधन 1948 द्वारा मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 1(4) और अनुच्छेद 31 को निरसित किया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 301 को शुरू किया गया। इसमें यहाँ व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे बात जोड़ी गई थी 31 301 काम है ना। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि यहाँ कोई मूल अधिकार नहीं है, संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि, है ना, यहाँ संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कम या पुनर्निर्धारित किया जाता है। ये इसके हैं। यहाँ कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्यों के खिलाफ है। उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार, इसमें रेट शामिल है ना। अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय किया जाता है। राज्य द्वारा निजी संपत्ति का अधिग्रहण या अनुरोध के मामले हर्जाना में अधिकार की गारंटी नहीं देता है ना। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 3 में अब यहाँ भी व्यवस्था है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाना का अधिकार होगा इन 2 मामलों का भुगतान होगा। यहाँ राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, अनुच्छेद 30 को संपत्ति का अधिग्रहण किया गया। अब राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा सकता है, भूमि सामुदायिक निर्धारित सीमा के अंदर है, जो कि अनुच्छेद 31 का के अंतर्गत है ना। पहली व्यवस्था को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया था, जबकि दूसरी व्यवस्था को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के तहत जोड़ा गया था, है ना। इस तरह अनुच्छेद 31 का खा को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया है ना। ये यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम संपत्ति के मूल अधिकार को वर्तमान स्थिति में देखते हैं, जो कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है भी। जैसे इंदिरा गांधी ने भी जो भी भूमि अधिग्रहण का कानून लाया था, इंदिरा गांधी के ज़माने से ही इम्पोर्टेंट है और तभी से अब तक ये चला आ रहा है हमारे इसमें। तो ये पढ़ लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के टॉपिक और एमपीएससी के टॉपिक, दोनों के टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।